Good morning students. Today we will complete chapter 12 electricity. Our today's topic is heating effect of electric current. अभी तक हमें ये पता है कि बैटरी या सेल है जो कि सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। वो कैसे एनर्जी क्रिएट करती है? केमिकल रिएक्शन से जो कि सेल के अंदर हो रही है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों टर्मिनल्स में। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में थ्रू द रेजिस्टर और थ्रू द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स जो कि बैटरी से कनेक्टेड होंगे, उन सभी में करंट फ्लो होने लग जाएगा। नाउ टू मेंटेन द करंट वी हैव टू कीप द एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, यानी कि सेल को अपनी एनर्जी देते रहना पड़ेगा ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता रहे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जब तक वो एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है। सो करंट को कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता रहे। बट ये एनर्जी जो वो दे रहा है ये जाती कहाँ पर है? कुछ एनर्जी तो यूज़ हो जाती है करंट को मेंटेन करने में, जो कि यूज़फुल वर्क में कंज्यूम होती है। जैसे कि मान लो कोई फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन, तो ब्लेड को रोटेट करने में वो एनर्जी यूज़ हो गई। बाकी की जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? वो टेम्परेचर को राइज़ करने में, गैजेट्स को हीट करने में एनर्जी वो बाकी की लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखें ज़्यादा समय तक कोई पंखा चल रहा है तो वो गर्म होने लग जाता है। सो एनर्जी जो एक्सपेंड हो रही है, वो एक्सटेंड जो हो रही है एनर्जी, कुछ तो पंखे को रोटेट करने में लग रही है, बाकी की हीट करने में पंखे को। नाउ इफ़ इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, यानी कि उसमें हमने कोई और गैजेट नहीं लगाया हुआ, सिर्फ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो सिर्फ रेजिस्टर्स वाला प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, तो एनर्जी जो है वो कहीं और नहीं जा रही, कोई यूज़फुल वर्क नहीं कर रही, वो सिर्फ हीटिंग में यूज़ अप होती है, सिर्फ वो हीट करती है गैजेट को। ये जो एनर्जी है, दिस फिनोमिना ऑफ हीटिंग ऑफ द गैजेट, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जितनी भी एनर्जी सोर्स से निकल रही है वो सभी कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे डिसिपेट हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इस इफ़ेक्ट को, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है, कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे गैजेट्स में, जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है, या फिर लाइट के लिए बल्ब में। नाउ लेट अस कंसीडर कि हम करंट आई लेके चल रहे हैं जो फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टर के थ्रू, और रेजिस्टर रेजिस्टेंस कितनी दे रहा है? आर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है वी। अक्रॉस द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट हो रहा है। नाउ हम मानते हैं कि टी टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है और जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ गिवन बाय क्यू। सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन in moving a charge q through a potential difference of v will be equal to vq। जितना चार्ज जितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस के थ्रू मूव कर रहा है, तो उस चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करवाने में जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v इंटू क्यू। देयरफॉर जो सोर्स मस्ट सप्लाई, कितनी एनर्जी सोर्स को सप्लाई करनी पड़ेगी टाइम टी में, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन कितना है हमारा? वी क्यू। सो यहाँ से अगर हम पावर इनपुट लगाएं, जो पावर हम दे रहे हैं सर्किट को बाय द सोर्स, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन और सप्लाई ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वी क्यू बाय टी। नाउ हमें पता है करंट क्या होता है? करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सो क्यू बाई टी को हम आई पुट कर देंगे। सो यहाँ से पावर जो हम सोर्स से दे रहे हैं सर्किट में दैट विल बी इक्वल टू वी आई। नाउ एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स कितना होगा? ये तो हो गया पावर जो हमने दे दी। जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। सो पावर क्या है हमारी? वी आई इंटू टी।
So VIT is the energy supplied to the circuit. So this energy now is dissipated in the resistor as heat. हीट की फॉर्म में अब ये आगे रेजिस्टर में दे दी जाएगी. सो अगर हम मान के चले कि स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट का मतलब क्या है? स्टेडी करंट का मतलब है कि करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट में. सो हम लेके चलते स्टेडी करंट आई है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी इन जो हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में. सो जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में वो कितनी है? VIT, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. सो हीट यहाँ पर हीट H विल बी इक्वल टू VIT. अब अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें इस इक्वेशन पे, नाउ वी नो ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. और हमें यहाँ से हीट की वैल्यू क्या मिली है? H इज इक्वल टू VIT. ना यहाँ से अगर मैं V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूँ दैट विल बी इक्वल टू H अपॉन में IT. अब ये वैल्यू मैं रख देती हूँ यहाँ पे V की जगह, H अपॉन में IT इज इक्वल टू IR हो जाएगा. यहाँ से हीट H विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT. सो ओहम लॉ से हमारे पास हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. जितना भी रेजिस्टेंस सर्किट दे रहा है दैट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, I स्क्वायर. सो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसी को यूज करके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, उनको बनाया गया है. एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रही हूँ, रेस्ट आप खुद का ही कर लेना. हेयर an electric iron consumes energy at rate of 840 watt. एनर्जी कंज्यूम कर रही है रेट पे, दैट मीन्स इट इज़ द पावर. कितना सोर्स एनर्जी दे रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ पावर. पावर दी गई है 840 वोट. जब मैक्सिमम रेट होगा तब 840 है, एंड व्हेन द हीटिंग इज़ एट मिनिमम, जब मिनिमम हीटिंग होगी तब पावर कितनी है? 360. नाउ द वोल्टेज इज़ 220 वोट. पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वॉट. व्हाट इज़ द करंट एंड द रेजिस्टेंस? हमें करंट और रेजिस्टेंस बताना है. सो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI. यहाँ से हमें निकालना है I और R. सो पहले हम I निकालते हैं. I इज इक्वल टू P बाई V हो जाएगा. यहाँ से P की वैल्यू हमें पता है, V की भी पता है. पहले मैक्सिमम रेट वाली लेके चलेंगे फिर मिनिमम वाली. I आ गया तो अब रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ओहम लॉ से V इज इक्वल टू IR. सो R विल बी इक्वल टू V बाई I. तो V की वैल्यू हमें पता है पहले से ही 220 वॉट, और I की वैल्यू हमने निकाल ली 3.82. यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी. सिमिलरली हम दूसरी भी निकाल लेंगे फॉर द मिनिमम रेट. आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने अभी पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सो हमें पता है कि जनरेशन तो होगी ही हीट की. इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क कर रहा है तो हीट तो जनरेट होगी, वो तो इनएविटेबल है, यानी कि उसको रोका नहीं जा सकता, वो तो होगा ही होगा. तो कई बार जो अनडिज़ायरेबल हीट होती है तो कई बार वो यूज़फुल भी होती है. अगर अनडिज़ायरेबल है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो यूज़फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम यूज़ कर सकते थे वो वेस्ट चली गई हीट की फॉर्म में. दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अनअवॉइडेबल हीट होगी, ज़्यादा हीट होगी, तो उसके टेम्परेचर से हमारे गैजेट्स या कहीं कंपोनेंट्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं. एंड यूज़फुल एप्लीकेशन क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल,
इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक हीटर, इन सभी में हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे भी हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये यूज़फुल है। तो कई बार अनडिज़ायरेबल पोजीशंस में ये हार्मफुल भी होती है। नाउ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। हीट से हम लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिलामेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हीट जो जनरेट की गई है उसको रिटेन करके रख सके, संभाल के रख सके, और इतना हॉट हो जाए कि वो एनर्जी एमिट करे, लेकिन उस टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो मेल्ट ही हो जाएगा तो हीट एमिट होगी और डैमेज हो जाएगा हमारा कंपोनेंट। सो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल लेना पड़ता है, एंड that metal is used for making the filament of a bulb, for example टंगस्टन। जो सोडियम बल्ब होते हैं हमारे पीली रोशनी वाले, उनमें हम टंगस्टन फिलामेंट को यूज़ करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी हाई होता है और इस टेम्परेचर तक वो मेल्ट नहीं होता। सो इसके अलावा फिलामेंट को थर्मली आइसोलेट करने के लिए, ताकि वो पिघले ना, उसको बचाने के लिए हम कुछ इंसुलेटिंग सपोर्ट भी देते हैं। इंसुलेटिंग सपोर्ट की फॉर्म में हम गैसेस देते हैं। केमिकली इनएक्टिव गैसेस, केमिकली इनएक्टिव यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती, केमिकल रिएक्शंस नहीं देती हैं उस एटमॉस्फेयर में। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन और आर्गन गैस को। नाइट्रोजन और आर्गन गैस थर्मली आइसोलेट करते हैं टंगस्टन को और उसको पिघलने नहीं देते। सो पावर जो कंज्यूम हो रही है उसमें से ज़्यादातर तो यूज़ हो जाती है फिलामेंट को हीट करने में, और कुछ स्मॉल पार्ट उस पावर का यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट एमिट करने में। अनदर जो कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग के लिए, वो है फ्यूज़ जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा हाई पावर वाली करंट नहीं चाहिए होता। हाई इलेक्ट्रिक करंट हमारे अप्लायंसेस को डैमेज भी कर देता है, तो उस हाई करंट से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को। फ्यूज़ हमारे घर में भी हम यूज़ करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि बहुत तेज़ लाइट आई हुई है आज, तो उस केस में फ्यूज़ टूट जाता है और हमें बचाता है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, ताकि वो ख़राब ना हो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से, हाई करंट से। सो ये आखिर होता कैसे है, इसमें हम एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर यूज़ करते हैं, चाहे वो मेटल यूज़ करें या एलॉय यूज़ करें। अप्रोप्रिएट यानी कि जितनी हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जितना हमारे अप्लायंसेस के लिए सेफ़ है टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं वायर्स के लिए। सो अगर अब यहाँ पर हम फ्यूज़ जो है उसको कनेक्ट करते हैं डिवाइस के साथ सीरीज़ में। हमें पता है कि सीरीज़ में जब कनेक्ट होती है डिवाइसेस, तो अगर एक भी अप्लायंस ख़राब हो जाए, एक भी गैजेट उसमें से ख़राब हो जाए, तो पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाता है। सो इसीलिए हम फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही करंट लार्ज अमाउंट में आता है तो क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, टेम्परेचर राइज़ होगा, फ्यूज़ का टेम्परेचर राइज़ होगा तो फ्यूज़ की वायर टूट जाएगी। टेम्परेचर राइज़ करते ही फ्यूज़ की वायर पिघल जाएगी और सर्किट जो है पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से अप्लायंसेस डैमेज से बच जाएंगे। सो फ्यूज़ का क्या काम हुआ, जैसे ही हाई अमाउंट में करंट आया, लार्जर करंट जैसे ही आता है सिस्टम के अंदर, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से फ्यूज़ वायर पिघल जाती है और टूट जाती है, जिसकी वजह से सर्किट क्लोज हो जाता है। नाउ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए डिफरेंट रेट वाला फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, जैसे कि 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 5 और 10 एम्पेयर का यूज़ होता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करती है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर को और ऑपरेट होती है 220 वॉट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। सो करंट उसमें कितना होगा, 1000 किलोवाट है क्योंकि, तो 1000 डिवाइड बाय में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220।
सो यहाँ से आया 4.54, सो 4.54 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो हमें फ्यूज़ कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर का एटलीस्ट फ्यूज़ हमें यूज़ करना होगा। नाउ आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, जिस रेट से काम हो रहा है वो पावर हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, जिस रेट के साथ कंज्यूम हो रही है एनर्जी वो भी क्या है, पावर है। सो यहाँ पे द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिस्प्यूटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिसिटी in an electric circuit is gives the electric power। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये वो रेट है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और ये दिया जा रहा है बाय इक्वेशन 12.21 विच इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। सो हमें पता है पावर क्या है, P is equal to VI, that is the potential difference into current, और V अगर हम ओहम लॉ से लें तो V is equal to IR, सो यहाँ पे IR को पुट करेंगे तो P will be equal to I स्क्वायर R। I किसके इक्वल होता है, V by R के, सो V by R I को पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर R ऊपर है सॉरी, V स्क्वायर R बाई R स्क्वायर, सो R से R कैंसिल, P विल बी इक्वल टू V स्क्वायर R। तो ये तीन तरीके से हम पावर को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर के लिए वो है वॉट। 1 वॉट कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगा, तब हमारा पावर क्या होगा, 1 वॉट। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब डिवाइस के अंदर 1 एम्पियर करंट पे डिवाइस वर्क कर रही है और उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोट है, तब हम कहें 1 वोल्ट है, तब हम कहेंगे कि पावर जो है वो 1 वॉट है। अब जो यूनिट वोट है वो बहुत ही छोटी होती है, तो जर्नल प्रैक्टिस के लिए हम किलो वोट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉट, एंड 1 किलो वोट इज इक्वल टू 1000 वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, सो P इंटू टी। अब टाइम हम आवर में कैलकुलेट करेंगे और पावर के लिए वॉट, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वॉट आवर में, लेकिन ये भी एक छोटी है। प्रैक्टिकल के लिए जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं किलो वॉट आवर को। किलो वॉट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं, सिंपली कॉमनली यूनिट कहा जाता है उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बिजली के मीटर में रीडिंग लिए जाती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको बनाने के लिए आता है इलेक्ट्रिसिटी विभाग से कोई आदमी, तो वो मीटर के अंदर से कहते हैं कि यूनिट कितनी कंज्यूम हुई है, तो वो यूनिट यही है किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट की फॉर्म में बोलते हैं। सो जितनी किलोवाट पावर कंज्यूम हो रही है एक आवर में, दैट इज गिवन बाय यूनिट। नाउ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, और आवर में 3600 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को हम जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर।